नमस्कार, भारत लाइव आप देख रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार जी को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं और विपक्ष तो लगातार नीतीश कुमार जी पर हमलावर है कि आखिर नीतीश कुमार जी कौन से समाजवादी हैं जो लगातार अपनी आइडियोलॉजी को बदल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के उत्तर प्रदेश यात्रा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पूरी तरह से मुरीद हो गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के 2020 के चुनाव की भी चर्चा हो रही है कि जहां एक तरफ 2020 में नीतीश कुमार जी योगी आदित्यनाथ से दूरी बना कर रखते थे, तो आखिर करना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के और जो चर्चाएं छिड़ी है, इस पर विचार लेने के लिए हम मृत्युंजय तिवारी से बातचीत कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर प्रवक्ता हैं और बिहार की राजनीति पर बहुत बेहतर पकड़ रखते हैं। मृत्युंजय जी, आप क्या समझ रहे हैं इन सब बातों को लेकर के? क्या नीतीश कुमार जी एक बार फिर से अपने आइडियोलॉजी को बदल रहे हैं? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी और आरएसएस के रंग में पूरी तरह से रंग गए हैं। अब वो नीतीश कुमार जी नहीं है जो कभी कहते थे समाजवादी लोहिया और कर्पूरी जी की बात करते थे। अब ये नीतीश कुमार जी पूरी तरह से आरएसएस युक्त, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आरएसएस मुक्त, बीजेपी मुक्त भारत बनाना, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो सब लोगों को याद है। लेकिन कल जो दृश्य देखने के लिए मिला, जिस समारोह में वो गए थे, जोगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में, पूरा भगवा रंग में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से नतमस्तक थे और ये लग रहा है कि अब 0.1% भी उनके कपड़े पर भी आपका कहीं ना कहीं इशारा है कि कपड़े भी उस तरह से पहने हुए। नहीं, कपड़े पर इशारा तो पूरे भगवा रंग में ही जब रंगे, जिस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, और ये ट्रिपल सी की बात हरदम करते हैं जी, कम्युनलिज्म, करप्शन और ये सारे चीजों से समझौता कर रहे हैं जी। इसलिए अब आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से आरएसएस का चोला ओढ़ करके, चाहे लास्ट कह दे कि हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं और सेकुलरिज्म में विश्वास, अब वो कोई विश्वास नहीं करेगा। 0.1% भी जो यूएसपी थी बची कुची, वो भी कल समाप्त हो गई जी। तो इसलिए अब नीतीश कुमार जी तो कोई पार्टी है नहीं, उनको तो कुर्सी से मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी ने दी है, तो उनकी कृपा से है। अभी समाजवादी का सर्टिफिकेट भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दिया था जी। तो अब तो ये प्रतीत होता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो कभी लोगों में थोड़ी सी उम्मीद थी, थोड़ा सा बचा हुआ था कि समाजवादी छवि इनकी कुछ न कुछ जीवित है। लेकिन अब तो अंतरात्मा। मृत्युंजय जी, एक सवाल बहुत ही ऐसी स्थिति में मौजूद हो जाता है जबकि बहुत सारी घटनाएं बिहार में अचानक से घटती चली गई। एक तरफ आपने देखा कि एक पार्टी जो कि एनडीए का हिस्सा थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने उसके सारे सदस्यों को अपने पार्टी में शामिल करा दिया। इसके साथ ही लगातार आप लोग बिहार में खेला होने की बात कर रहे थे। अब तो आंकड़े के हिसाब से भी न तो जीतन राम मांझी में वो मादा रह गया और वीआईपी तो समाप्ति हो गई। तो अब सरकार गिरने और सरकार बदलने की आप जो बात कर रहे थे, खेला होने की बात कर रहे थे, अब वो कैसे कर पाएंगे आप, या संभव अब नहीं रहेगा वो? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का कभी मकसद नहीं रहा जी कि हम इस सरकार को गिरा दें, हम सरकार बना लें। सत्ता प्यारी नहीं है, जनता प्यारी है और जनता ने जनादेश तेजस्वी सरकार बनाने के लिए दिया था। ठीक है कि 10,000 वोट एनडीए से कम मिला महागठबंधन से, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जनता के दिलों को, जनता के विश्वास को जीता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब कैसे सरकार बनी इस पर भी हम जाना नहीं चाहते, ये भी पुरानी बात हो गई। लेकिन जनता के मुद्दों पर तेजस्वी यादव जी सदन में दोनों पार्टियों को बराबर आईना दिखाते रहते हैं। अभी तो जेडीयू बीजेपी आपस में लड़ रही है विधानसभा अध्यक्ष के साथ। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया, जो सदन में हुआ विधानसभा में, वो शायद ही लोकतंत्र के इतिहास में किसी लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी घटना घटी हो कि जलील किया गया हो विधानसभा के अध्यक्ष को। तो सभी अखबारों के, मीडिया के द्वारा जो वक्तव्य थे कि मुख्यमंत्री जी का बयान, जेडीयू का बयान, जेडीयू के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान, बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये जो गतिरोध है सरकार में, ये आपसी खींचतान चल रही है। और ये बात आज भी हम उस दावे पर कायम है कि ये सरकार वेंटिलेटर पर है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और देखिए 2-4 का संख्या ज्यादा है जी। अब रही बात कि उन्होंने मिला लिया वीआईपी पार्टी को,
तू तो एनडीए के पार्ट से एनडीए में है, इससे कौन फर्क पड़ रहा है? हमारा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपके नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज से 5-6 महीने पहले ये बात कहा था कि 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी। क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी और जो जीतन राम मांझी हैं, जो कि लगातार अब ये कह रहे हैं कि कौन कहां कब चला जाए, कौन किसके साथ शामिल हो जाए, जब मुकेश सहनी वाली घटना घटी उसके बाद से, तो क्या लगता है कि इन दोनों ने देर कर दी डिसीजन लेने में? नहीं, देखिए, ये दोनों ने देर की, ये दोनों समझे, लेकिन अब खतरा वीआईपी के बाद मुकेश सहनी के बाद तो अब मांझी जी की पार्टी पर मंडरा रहा है, मांझी जी पर, नीतीश कुमार जी पर खतरा मंडरा रहा है। अरुणाचल में क्या हुआ आपने देखा कि किस तरह से, तो अब तो खतरा मंडरा रहा है उन दोनों पार्टियों पर। हमारे साथ तो सीधा स्पष्ट मानना है कि हमको नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो चुनाव महागठबंधन लड़ा, उसमें मात्र 10,000 वोट से हम सरकार बनाने से चूके। इसका मतलब है कि जनता ने हमें अपार समर्थन दिया, लेकिन सरकार हम नहीं बना पाए। हम जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये जनता के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है, ये आपसी मतभेद में उलझी हुई है। आए दिन तो आप देखते हैं बीजेपी के मंत्री ही, बीजेपी के विधायक ही मंत्री को भ्रष्टाचार करते हैं। बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर किस तरह से एक पुलिस सिपाही बात नहीं मान रही है, सब लोग परेशान है। तो सरकार बनना, सरकार गिरना, ये बात जो है, ये कोई नहीं कह सकता दावे के साथ। हम चुनौती देते हैं कि सरकार स्थिर है। ये आप भी पॉलिटिकल पंडित, सरकार में बैठे जो भी घटक दल हैं या सरकार में शामिल जो भी विधायक हैं, वो अक्सर जो आप बात कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक बोचहा का उपचुनाव है। इस उपचुनाव को लेकर के काफी गहमा-गहमी है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी अपने ही गठबंधन के विरुद्ध लड़ रहे हैं, वहीं आपके विरुद्ध भी कांग्रेस वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। अब ऐसी स्थिति में आप लगातार कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, क्या लगता है कि आप उसमें कितना सक्षम होंगे? देखिए, ऐसा है कि बोचहा में मुसाफिर पासवान जी, जिनके निधन होने से ये सीट खाली हुई, वो लोकप्रिय विधायक रहे, जनता की चाहत थी। ये परंपरा भी रही है कि जो भी उपचुनाव होते हैं, किसी के निधन होने के बाद उनके परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ दें तो बाकी हर इस तरह के मामले में देखा गया है कि उनके परिवार से कोई उम्मीदवार बनते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने मुसाफिर पासवान जी के साथ जो दगा किया, तेजस्वी यादव जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दी और बोचहा की जनता की मांग पर, सभी लोगों की मांग पर राय मशविरा के बाद अमर पासवान जी को उम्मीदवार बनाया गया है और अमर पासवान जी वहां से भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शक शंका है नहीं। अब बोचहा में तो एनडीए तार हो गया, कोई किसी को चारों ओर से आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने दुश्मनों के साथ भी कोई ऐसा नहीं करेगा जो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ करती है। उदाहरण है, चिराग पासवान जी के साथ वही किया, वो जेडीयू के साथ अरुणाचल में वही किया, अब वीआईपी के साथ। अब तो खतरा मंडरा रहा है जेडीयू पर और मांझी जी की पार्टी पर। बोचहा में कितना टक्कर आप लोग दे पाएंगे? क्योंकि आपके भी जो रमई राम थे, जो बेहतर लड़ाई लड़े थे 2020 में, उसके बाद से उनको भी आपने नहीं दिया, अमर पासवान को आपने दिया, वो बातें आपने बता दी। लेकिन अब लड़ाई कितना गंभीर है, कितना आप आशान्वित हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे? देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में है ही नहीं, आप पता कर लीजिए। बोचहा में जिस दिन तेजस्वी यादव जी ने टिकट थमा दिया अमर पासवान जी को, वहाँ एकदम कहीं कोई टक्कर, कहीं कोई मुकाबला है नहीं, एक तरफा है। और बोचहा में राष्ट्रीय जनता दल की जीत पक्की है। इस बात से कोई, आप भी सर्वे करा सकते हैं, आप लोगों को भी पता है कि कहाँ कौन सी लड़ाई में कौन है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। बोचहा में राष्ट्रीय जनता दल भारी मतों से जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।